नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, सेंट स्टीफेंस कॉलेज संस्कृत डिपार्टमेंट एक बार फिर से मृच्छकटिकम की समीक्षा को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। मृच्छकटिकम में हम मृच्छकटिकम की भाषा, शैली और अभिनेयता के ऊपर में विमर्श कर रहे हैं। तदनुसार हम भाषा पक्ष की अभी व्याख्या कर रहे थे कि मृच्छकटिकम की भाषा किस प्रकार है और मृच्छकटिकम की भाषा की गति कैसी है और मृच्छकटिकम की भाषा का प्रवाह कैसा है, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। तदनुसार हम मृच्छकटिकम की भाषा के एक और पक्ष की चर्चा आप लोगों के सामने कर रहे हैं और वह है पात्रों और परिस्थितियों के अनुरूप हम मृच्छकटिकम की भाषा पाते हैं। मित्रों, वही नाटककार श्रेष्ठ होता है जो भाषा के माध्यम से अपने चरित्र को उपस्थित करता है, अपने चरित्र को काव्य में स्थापित करता है। याद करें अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठे अंक के उस धीवर की बात, धीवर के संवाद को, सूचक और जानुक के संवाद को और राजस्याल के संवाद को, यानी 3 पुलिस वर्ग और एक कह सकते हैं कि जो मछुआरा है उसकी भाषा ही अपने आप बता देती है। उनकी भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द ही इस प्रकार की अनुभूति करा देती है कि यह दुष्यंत तो नहीं ही होगा, यह कण्व तो नहीं ही होगा, यह विदूषक भी नहीं होगा। अर्थात इन चरित्रों से सर्वथा भिन्न यह चरित्र होगा। यहां पर भी आप जब चारुदत्त की भाषा को देखते हैं, जो चारुदत्त का जो जीवन है, चारुदत्त की जो विपत्ति है, चारुदत्त की जो दरिद्रता है, वह उनकी भाषा से अभिव्यक्त होती है। और उनके 2 वाक्यों को मैं हिंदी में आपके सामने प्रयोग करूंगा। अनुवाद है प्रथम अंक का, जबकि इससे पहले मैंने समीक्षा में इस वाक्य का प्रयोग किया है कि चारुदत्त कहता है, यह उसी घर की चौखट है जिस पे कभी हंस, सारस आदि दाना चुनने आते थे और आज गीदड़ भी रात बिताने नहीं आते। अर्थात ये दुर्दशा हो गई है चारुदत्त की कि कितना एक समय में धनी रहा होगा और ऐसे जो पशु पक्षियों की बहुतायत होती होगी, उनके लिए सारी सामग्री खाने के लिए उपस्थित होती होगी और आज गीदड़ों के लिए भी यहां पर अन्न का दाना नहीं है। और दूसरा, अमीरी की कब्र पे पनपी हुई गरीबी की घास बड़ी जहरीली होती है। अब जरा सोचिए, अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी की घास बड़ी जहरीली होती है, चारुदत्त है। तो जब इस दृष्टि से हम विवेचन और विश्लेषण करते हैं तो पात्रों की परिस्थिति का भी एहसास होता है हमें और पात्रों का भी बोध होता है कि किस रूप में पात्र है। जो धूता है उसकी विपत्ति के क्षण में जब वो चारुदत्त को सहयोग करती है, उस समय की भाषा, या एक ही वसंत सेना है उसकी भाषा चारुदत्त के विषय में कैसी है, चारुदत्त के सामने कैसी है और चारुदत्त के परोक्ष में चारुदत्त के पुत्र रोहसेन के लिए कैसी है, और जब विदूषक से बात करती है वसंत सेना तो उस समय उसकी भाषा कैसी है। तो इसलिए जो श्रेष्ठ नाटककार होते हैं वे अपने पात्रों को शब्द देते हैं, अपने पात्रों को भाषा देते हैं और तदनुसार परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व की भाषा देखिए, पढ़े लिखे विद्वान एक याज्ञिक की तरह जो है उनकी भाषा आती है। उनकी भाषा में सदैव शिष्य, विद्या, तो यज्ञ, तो धुआं आदि इस प्रकार के संवाद हैं। लेकिन वहीं जब शार्ंगरव बोलता है तो उनके संवाद में एक भिन्नता आ जाती है। इसी प्रकार से जब हम मृच्छकटिकम में देखते हैं तो सारे पात्रों के अनुरूप भाषा का, शकार की भाषा देखिए, विट की भाषा देखिए, उनकी भाषा से ही समझ में आ जाता है कि ये अनपढ़ है, ये मूर्ख है, ये डोल्ट है। अस्तु, इसी के साथ जो मृच्छकटिकम की शब्द योजना है और वाक्य विन्यास है
ये इन्हीं सारी चीजों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। शब्द योजना, अगर चोर होगा तो चोर की जो शब्दावली होगी, अगर प्रेमी और प्रेमिका है तो उनकी जो शब्दावली होगी, जो गाड़ीवान है, गाड़ी चलाने वाला है, उसकी जो शब्दावली होगी, वो स्वाभाविक रूप से कवि सावधान होकर के उन शब्दों का प्रयोग वहां करता है। इसी तरह से जो वाक्य विन्यास है उसमें एक नाटकीयता होनी चाहिए। देखिए, जैसे ही हम नाटकीय शब्द कहते हैं, इसका अर्थ ही हो जाता है कृत्रिमता, क्योंकि जो नाटक जो मंच पर किया जाता है, जो अभिनय जो है वो अभिनय अपने आप में कृत्रिम होता है, वो स्वाभाविक नहीं होता है। हाँ, अभिनय की निपुणता के आधार पर हम जरूर कहते हैं कि देखो कितना स्वाभाविक अभिनय कर रहा है, लेकिन जो पीड़ा होती है उस पीड़ा के होने का अभिनय वहां किया जाता है, पीड़ा वहां नहीं होती, क्योंकि चोट जिसे लगती है कष्ट तो उसको होता है ना। जो अभिनय करने वाला अभिनेता है वो उसको चोट लगी नहीं होती, वो केवल अभिनय से उसको प्रकट करता है, तो इसीलिए वो उस रूप में कृत्रिमता है। लेकिन जब हम नाटकीय वाक्य विन्यास नाटकीय कहते हैं तो हम इसे ये कहें कि कहीं ना कहीं एक संवाद, इतनी निपुण संवाद होते हैं कि जिनसे अभिनय करना स्वाभाविक होता है। इसमें आसानी से लोगों के सामने ऐसे संवादों को प्रस्तुत किया जा सके और लोगों तक वह भाव पहुंच सके, इसलिए कवि लोग वाक्य विन्यास जो है वो नाटकीयता के साथ करते हैं। उनमें कहीं ना कहीं एक अभिनय की भावना छिपी होती है, और यही कारण है कि मृच्छकटिकम के कई वाक्यों में आपको, मृच्छकटिकम में जो लोक मुहावरा है वो आपको भरे पड़े हैं। मुहावरों की कमी नहीं है। छोटे छोटे उदाहरण ले लीजिए, दुर्लभाः गुणाः विभवाश्च, यानी गुण दुर्लभ होते हैं और संपत्तियां भी दुर्लभ होती। जो विभव है, जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, जो धन संपत्ति है, ये दोनों चीजें दुर्लभ होती है। देखिए, समाज में सारे लोगों के पास श्रेष्ठ गुण उत्पन्न नहीं होते, और उन गुणों को अर्जन करने में, प्राप्त करने में और गुण को बनाए रखने में कितनी कठिनाई होती है। इसीलिए लोक भाषा में प्रचलित है कि गुण जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं और वैभव भी दुर्लभ होते हैं। इसी तरह साहसे श्रीह प्रतिवसति, साहस में ही लक्ष्मी निवास करती है। अब साहस में लक्ष्मी निवास करती है का क्या मतलब है? देखिए, जबकि हमने मृच्छकटिकम में पढ़ा था कि साहस शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है चौर कार्य, स्मगलिंग, तस्करी आदि, तो वहां पर भी आप देखिए अगर श्लेष बना दें तो वहां पर भी है कि भाई उन्हीं लोगों के पास पैसे होते हैं, लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती है। लेकिन जब नाटककार यहां पर साहसे श्रीह प्रतिवसति की बात करते हैं तो यहां पर स्वाभाविक है कि लक्ष्मी को प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। पराक्रम से ही लक्ष्मी को, साहस से लक्ष्मी को जो है अपने पास स्थापित किया जा सकता है। कामो वामा, जो काम भाव है वो सदैव जो है कुटिल होता है, तिरछा चलता है। दूसरे शब्दों में काम भाव से ग्रस्त मनुष्य की जो स्थितियां होती है वो स्वाभाविक नहीं होती, इसीलिए उसको वाम अर्थात अनुकूल नहीं होना जो है वो वाम कहलाता है। छिद्रेष्वनर्था बहुली भवंती, अब देखिए क्या है कि छिद्रों में अत्यधिक जो है अनर्थ है। अब ये चीज, यही पंक्ति आप पढ़ेंगे पंचतंत्र में भी, अपरीक्षित कार्यक्रम में एक स्टोरी है, अलौकिका पंडिता, तो वहां पर इस सूक्ति का प्रयोग किया है पंचतंत्रकार ने, और यहां पर भी एज इट इज यह प्रयोग है। लेकिन मुहावरा है, मुहावरे का प्रयोग कहां किया जाता है? स्वाभाविक रूप से जब हम कैजुअली अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, टिप्पणी करते हैं, सहजता या सरलता से किसी स्थिति परिस्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। हिंदी में भी बोल जाते, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, न राधा को नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। अब ऐसे कई सारे लोग मुहावरे हैं, प्रयोग में लाते हैं, लेकिन देखिए इन मुहावरों में इतना बल होता है, इन मुहावरों में इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य होता है कि इसके लिए किसी भी प्रसंग आदि की आवश्यकता नहीं। हम आसानी से कथ्य को समझ लेते हैं और अपनी बातों को समझाने के लिए
मृच्छकटिकमकार ने अत्यंत सरलता और सहजता से ऐसे कई लोक मुहावरों का हमारे सामने प्रयोग किया है। तो ये जो शैली होती है ये कवि की शैली हो गई, और ऐसी शैली को ही हम मुहावरेदार शैली कहते हैं। हम इस पर टिप्पणी करते हुए कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने लोकोक्तियों के प्रयोग से अपनी भाषा को सजीव बनाने की ओर ध्यान दिया है, जैसा मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। और यही कारण है कि कहीं कहीं संपूर्ण श्लोक ही सूक्तिमय दृष्टिगोचर होता है। किंकुलोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम भवंती सुतराम स्फीताः सत्क्षेत्रे कंटकिद्रुमाः। पूरा का पूरा श्लोक ही जो आप पाएंगे कि ये लोक मुहावरा है। किंकुलोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारण। और भाई कुल की दुहाई देने से क्या फायदा? जो तुम्हारा चरित्र है, वो तुम्हारा व्यवहार ही जो है वो तुम्हारा परिचय है, तुम्हारी आइडेंटिटी है। कुल की दुहाई मत दो। देख लो, जो सघन फसल जो है, जो कहते हैं ना सत्क्षेत्रे कंटकिद्रुमाः, जो कांटेदार वृक्ष होते हैं वे भी सघन होते हैं अच्छी जगहों पर। तो इस तरह से कैसे ऐसी कई हम श्लोकों में भी, पद्यों में भी सूक्तियों को पाते हैं मृच्छकटिकम में। और कि हम कह सकते हैं कि नाटकों का एक टूल है लोक मुहावरा का प्रयोग करना, क्योंकि मुहावरेदार भाषा के माध्यम से संवाद बड़े ही सरल, सहज और सुंदर बन जाते हैं। और यह उन नाटककारों की शैली की विशेषता होती है, जिस विशेषता की व्याख्या हम यहाँ पर मृच्छकटिकम के कर्ता की शैली के रूप में कर रहे हैं। मित्रों, इन सारी चीजों के बाद हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कवि का भाषा के ऊपर में पूर्ण अधिकार है। उनका शब्द भंडार विशाल है, क्योंकि अगर आपको शब्द अपने अधीन नहीं होगा, आप शब्दों को नहीं जान रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप में आप वाक्यों में विविधता उत्पन्न नहीं कर सकते, विविध चरित्र के अनुसार विविध प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, सर्वत्र लोक मुहावरे का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है कि आपके पास एक विपुल शब्द भंडार हो। और जिस प्रकार कवि ने यहाँ पर अपने काव्य में विविध प्रसंग में भाषा का प्रयोग किया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मृच्छकटिकमकार को उनके शब्द के ऊपर में पूर्ण अधिकार है। इसके साथ एक और चीज आती है कि केवल और केवल नाटक में एक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। अभी हम बार बार कहते आ रहे हैं कि पात्र के अनुसार भाषा। संस्कृत जो है, अब आप वहां देखेंगे कि नाटक में कई ऐसे चरित्र होते हैं जो संस्कृत बोलते नहीं, और जो संस्कृत नहीं बोलते वो प्रायः क्या होते हैं कि हम कह सकते हैं कि गौण चरित्र होते हैं। तो ऐसे में जो संस्कृत की भी जो भाषा होगी उनमें भी वैषम्य होगा, उच्च वर्गीय संस्कृत, निम्न वर्गीय संस्कृत। ऐसे निम्न वर्गीय संस्कृत को प्रकट करने के लिए जो तत्काल जो क्षेत्रीय भाषाएं पाई जाती है, उन क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग हम नाटक में पाते हैं। और उन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं को आज के संदर्भ में एक अपेक्षया हम प्राकृत कहते हैं, अर्थात मूल भाषा के साथ साथ चलने वाली जो गौण भाषाएं होती है वही भाषा प्राकृत होती है। दूसरे शब्दों में कि अगर हम इसको ऐसे समझें कि अगर आज हिंदी एक मूल भाषा है, प्रधान भाषा है, तो इस भाषा के साथ चलने वाली जो अन्य भाषा है, चाहे आप उसे अवधी कह दें, ब्रज कह दें, आप उसे हाड़ौती कह लें या उसे शेखावटी कह लें, ऐसी जो भाषा है वो हिंदी भाषा के कंपैरिजन में वह प्राकृत भाषा कहलाएगी। तो महाकवि जो इसके मृच्छकटिकम के जो नाटककार हैं, महाकवि तथाकथित महाकवि शूद्रक, वे अपने काल के लगभग 7 प्राकृत का प्रयोग करते हैं। इसमें 7 प्रकार के प्राकृत का प्रयोग करते हैं पूरे के पूरे मृच्छकटिकम में। शौरसेनी होगी, अवंतिजा होगी, ढक्की होगी, शकारी होगी, चूलिका होगी, ऐसे कई सारी आप पाएंगे। प्राच्या होगी, अर्धमागधी होंगी, वाहलिका होंगी, दाक्षिणात्या होंगी, ऐसे कई प्रकार की प्राकृत भाषाओं का प्रयोग है। और प्राकृत भाषाओं का जो अपभ्रंश है
उन अपभ्रंशों का प्रयोग हम प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में, महाकवि शूद्रक अपने काल के उन समस्त भाषाओं को जानते थे और यही कारण है कि उन भाषाओं को बोलने वाले जो जो चरित्र हैं, उन चरित्र को अपने काव्य का पात्र बनाया है। अब अगर आप भाषा की समीक्षा इस रूप में करना चाहें कि व्याकरण आदि की दृष्टि से, तो समीक्षकों ने यह बताने का प्रयास किया है कि कहीं कहीं पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से भाषा में दोष दिखाई देता है। मित्रों, एक चीज हम जरूर समझ लें, इसके 2 या 3 कारण हो सकते हैं कि अगर पाणिनि की दृष्टि से व्याकरण में नहीं है। पहला तो कारण यह होता है कि हो सकता है कि लिखने के बाद लेखक ने संपादन न किया हो। आप इसे समझ लीजिए, हमारे मुंह से भी बोलते बोलते कई प्रकार के वाक्यों में अशुद्धियां आ जाती है। इसका यह मतलब नहीं कि हम वाक्य की शुद्धि को नहीं जानते, लेकिन बोलने के क्रम में, लिखने के क्रम में जब लंबे वाक्य लिखे जाते हैं तो कारक, कर्ता, कर्म, करण आदि का संबंध नहीं रह जाता और वो वाक्य निकल उठता है। हाँ, जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो उनमें संशोधन करते हैं, तदनुसार वाक्य को सही बनाने की कोशिश करते हैं, हम उसको कहते हैं एडिटिंग। तो एक तो यह कारण होता है कि अगर पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से भाषा में अशुद्धियां रह गई तो इसका यह भी होगा कि कहीं कवि ने इसकी एडिटिंग नहीं की, दोबारा पढ़ने का अवसर नहीं मिला, एक कारण। दूसरा कारण यह है कि जो कवि इतना बड़ा शास्त्री, इतना प्रकांड पंडित है, अगर उनमें वो व्याकरण का दोष है तो कहीं ना कहीं प्रसंगानुसार वह लिबर्टी ले रहा है। और कवि चूंकि निरंकुश होते हैं तो साहित्य में अगर इस प्रकार का प्रयोग है तो हम इन्हें दोष रूप में न देखें। मैंने कई बार चर्चा की है कि अगर महाकवि भर्तृहरि एक श्लोक का निर्माण करते हैं और उनका आखिरी वाक्य लिखते हैं कि धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, हमारी दृष्टि कभी नहीं जाती कि इसमें अपाणिनीय प्रयोग है। वो क्यों? क्योंकि इतना सुंदर इसमें एक प्रवाह है कि हम उधर देखने की कोशिश ही नहीं करते। यानी मैंने पूरी पढ़ाई कर ली लेकिन कभी किसी शिक्षक ने इसकी ओर इशारा नहीं किया कि इसमें पाणिनिगत दोष है। मैं पुनः सुना रहा हूं और समझने की कोशिश कीजिएगा। धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, परिलक्षित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक छंद का निर्माण हो रहा है और कवि ने जानबूझ करके प्रवाह उत्पन्न करने के लिए किया। और वो इस प्रकार कि च और इमाम अगर दोनों को जोड़ देंगे तो चेमाम होना चाहिए, और संस्कृत संधिनिष्ठ भाषा है इसलिए संधि का प्रयोग न करना अपाणिनेय प्रयोग माना जाता है। तो कवि कभी कभी सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए, कभी कभी चरित्रगत वैशिष्ट्य दर्शाने के लिए, क्योंकि कोई अगर अनपढ़ चरित्र है उनको आप कैसे पूरा का पूरा संस्कृत निष्ठ और पूरा पाणिनि व्याकरण के अनुरूप आप वाक्य देंगे? वो गलत होगा। आज भी आप देखेंगे कि जो बॉलीवुड मूवीज हैं उनमें अगर आप कोई क्षेत्रीय चरित्र को डालते हैं, चाहे वो चरित्र बंबैया हिंदी बोलने वाला हो या बंगाली हिंदी बोलने वाला हो या बिहारी हिंदी बोलने वाला हो, अगर उनकी भाषा को व्याकरण की दृष्टि से सही प्रयोग में लाएंगे तो फिर वो चरित्र के साथ अन्याय होगा। इसीलिए अनपढ़ चरित्र भी अगर पूरी तरह से पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से भाषा का प्रयोग करेगा तो फिर वो चरित्रगत दोष हो जाएगा। इसलिए भी कवि लोग अपने उस चरित्र की स्थापना के लिए इस प्रकार के अपाणिनीय संस्कृत का प्रयोग करते हैं। और ये कोई गलत है नहीं, करना चाहिए। मैं अगर चाहूं और मैं नाटक लिखूं तो मैं जरूर अपने ऐसे कुछ जो निम्न पात्र होंगे उनके द्वारा भाषाई दोष दिखलाऊंगा। आप देख लीजिए, हम जाते हैं व्याकरण की दृष्टि से गलत है लेकिन लोग अब व्यवहार में भली भांति प्रयोग में लाते हैं। और हर क्षेत्र का अपना व्याकरण होता है, हर क्षेत्र अपने व्याकरण की दृष्टि से अपनी भाषा का प्रयोग करता है। और तीसरा पक्ष यह भी हो सकता है, जैसा मैंने कहा भी 2 पक्ष लेने की बात की, एक तो जानबूझ करके, और ये तीसरा पक्ष से यह भी कह सकते हैं कि मे भी उस समय तक, उस काल तक, उस समाज तक पाणिनि व्याकरण का प्रभाव कदाचित उन शब्दों के ऊपर में न पड़ा हो। हालांकि तीसरा तर्क जो है निर्बल है, क्योंकि इससे पूर्व यदि और नाटक आदि है, अगर उसमें वही भाषा सही रूप में प्रयोग में आ रही है तो हम ये कहेंगे कि पाणिनि की स्थापना हो चुकी थी। तो तीसरा पक्ष भले ही निर्बल हो लेकिन इस प्रकार से इस जो अगर अपाणिनीय प्रयोग किया है मृच्छकटिकम ने तो हम उनका समर्थन इस रूप में करेंगे।
क्यों? क्योंकि बताने की कोशिश की है उन्होंने कि अनियमित समास योजना है, अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग है, भाषा में शिथिलता कहीं कहीं आती है। तो ठीक है, अगर हम इस प्रकार से समीक्षा करेंगे तो है दोष। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग, जैसे च का प्रयोग, ही का प्रयोग, तू का प्रयोग, लोक व्यवहार में हम आप भी तकिया कलाम लेकर के चलते हैं बार बार। हमारे जैसे कुछ लोग भी जब संस्कृत लिखते हैं तो जानबूझ करके खलु का प्रयोग कर लेते हैं, वही का प्रयोग कर देते हैं, ननु का प्रयोग कर देते हैं, न भी आता है तो भी कर देते हैं। लेकिन इसका यह इंटेंशन नहीं है कि कवि को इनका बोध नहीं है। हो सकता है कवि कुछ तकिया कलाम के लिए या उस चरित्र में उस जैसे, अगर हम तो पूरा का पूरा कह ही सकते हैं कि पूरा का पूरा काव्य दोषपूर्ण होगा तब जबकि हम शकार को पढ़ेंगे। अब शकार जो उपमाएं तैयार करता है उसका कोई दूर दूर से संबंध नहीं। जैसे मंदोदरी का अपहरण इंद्र ने कर लिया, अब इस तरह के तो ऐसे होते नहीं है, ये तो पौराणिक दृष्टि से गलत है उपमा। तो शकार का अगर आप अध्ययन करेंगे तो सारे दोष शकार नामक चरित्र में आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कवि तो वहां पे जानबूझ के कर रहा है ना, क्योंकि शकार है ही एक ऐसा चरित्र जो बात भी गलत बोलेगा, भाषा भी गलत बोलेगा, व्यवहार भी गलत करेगा, तभी शकार शकार कहलाएगा। तो इसलिए हां, अब समीक्षा, जो विद्वान लोग जब समीक्षा करते हैं तो ऐसे दोषों की ओर उनकी दृष्टि जाती है और उसी का परिणाम होता है कि ये कतिपय दोष हमारे सामने आते हैं। मैं एक समीक्षक की दृष्टि से जब किसी काव्य की व्याख्या करता हूं तो मेरे लिए वहां पर अपाणनीय प्रयोग उतना दुष्कर नहीं होता, अगर हमारे संवाद से आप तक वह भाव पहुंच पा रहा है तो बोलचाल की भाषा में पाणनीय और अपाणनीय का व्यवहार विमर्श का विषय नहीं बनता। अस्तु, जैसा हमने कहा कि जो पात्रों के अनुकूल आदि की चर्चा करते रहे हैं, मैंने प्राकृत भाषा की ओर दृष्टि आप लोगों की दिलाई है कि महाकवि शूद्रक ने अपने इस मृच्छकटिकम में तत्कालीन समाज में प्रयोग में लाई जाने वाली जितनी भी प्रकार की प्राकृत भाषा है, मानो उन सारी प्राकृत भाषाओं का प्रयोग इसमें हमें दिखता है। और प्राकृत भाषा की विविधता और बहुलता की दृष्टि से संस्कृत साहित्य का यह एकमात्र अनूठा नाटक है। इतने विविध प्रकार का विविध प्रकार की जो प्राकृत भाषा है, हम किसी अन्य नाटक में नहीं पाते। एक तो यह भी ध्यान में ले लें कि प्राकृत का प्रयोग भी केवल नाटकों में ही होता है, महाकाव्य में नहीं होता, गद्य काव्य में नहीं होता, चंपू काव्य में नहीं होता, स्तुति काव्य में नहीं होता, नीति काव्य में नहीं होता, यानी काव्य की अन्य किसी भी विधा में प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं होता। लेकिन नाटक चूंकि विविध प्रकार के चरित्र से युक्त एक काव्य होता है, इसलिए वहां पर हर प्रकार के चरित्र की मौलिकता को बनाए रखने के लिए विविध प्रकार की प्राकृत भाषाओं का वहां पर विनिवेश किया जाता है। और यही कारण है कि मृच्छकटिकम चूंकि 10 अंकों का एक विशाल प्रकरण है जिसमें लगभग 45 चरित्र हैं, तो उनके लिए उतने ही प्रकार की भाषाओं का प्रयोग यहां पर होगा। ध्यान रखेंगे, 45 प्रकार के प्राकृत नहीं। पृथ्वीधर हुए हैं जो कि एक टीकाकार हैं मृच्छकटिकम के ऊपर में, उन्होंने मृच्छकटिकम में 7 प्रकार की जो प्राकृत भाषा है उनका उल्लेख किया है ना। टीकाकार पृथ्वीधर ने मृच्छकटिकम में प्राकृत भाषा का एक विस्तृत विवरण दिया, एक डिटेलिंग उन्होंने दी है। और उनके अनुसार जो 7 प्रकार की प्राकृत भाषाएं होती है, मैंने अभी शुरू में भी चर्चा की थी, मैं पुनरावृत्ति करता हूं। मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, शौरसेनी, अर्धमागधी, वाहलिका और दाक्षिणात्या। ध्यान रखेंगे, ये पृथ्वीधर के द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण और विवेचन है जिसके अनुसार 7 प्रकार की प्राकृत भाषाएं हैं। और उसी तरह से इन 7 प्रकार की जो प्राकृत भाषा है इनके अपभ्रंश भी हैं, अर्थात ये तो प्राकृत के मूल रूप हुए, लेकिन इनके अपभ्रंश भी हैं। शकारी, आभीरी, चांडाली, शाबरी, द्राविडी, उड्रजा, ढक्की, ऐसे ये नाम हैं।
मित्रों तो जरा समझिए, अगर आप देखेंगे कि एक एक शब्द जो है आभीरी, अर्थात आभीर जाति के जो लोग होंगे वो आभीरी प्राकृत बोलेंगे, अपभ्रंश बोलेंगे। जो चंडाल होंगे वो चांडाली बोलेंगे। जैसे आप अभी मृच्छकटिकम में आप पाएंगे कि जब चारुदत्त को फांसी देने के लिए ले जाया जाता है तो उनके पास जो चांडाल जो ले जाता है वो जब अपनी भाषा में बात करता है तो वहां पे चांडाली प्राकृत है। इसी तरह से शाबरी, ये शबर अर्थात जंगल में रहने वाला जो भील है वे शाबरी भाषा बोलते हैं। द्राविड़ी, द्रविड़ प्रदेश में द्राविड़ी जो है अपभ्रंश बोला जाएगा। इसी तरह से ढक्की है, शकारी है, उड्रजा आदि है। और ध्यान रखेंगे भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से इन अपभ्रंशों को ही विभाषा कहा गया है। विभाषा, हम कभी कभी उपभाषा शब्द प्रयोग करते हैं, हम कभी कभी बोली शब्द का प्रयोग करते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें एक अलग अलग इनका लक्षण हो सकता है। हमारे लिए जो मैं आम भाषा में जब समझाता हूं तो यही कहता हूं कि उस काल में विविध वर्गों के द्वारा विविध देश कोश में बोली जाने वाली जो क्षेत्रीय भाषा है वही मूलतः प्राकृत है, एक मूल भाषा के संदर्भ में। अर्थात अगर मूल भाषा संस्कृत है और उस संस्कृत के साथ साथ सपोज कीजिए कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र में बोली जाने वाली जो मूल चूंकि राजधानी है तो वहां के रहने वाले लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं, लेकिन उन्हीं के आसपास दूर किनारे छोटे छोटे पॉकेट्स में रहने वाले अलग अलग जगह के जो लोग होंगे वो अलग अलग भाषा बोलते होंगे। और ध्यान रखेंगे उसी क्रम में जो शब्द प्रयोग है मागधी प्राकृत, अर्थात मगध प्रदेश में जो बोली जाने वाली जो उपभाषा है वह मागधी है। इसी प्रकार शूरसेन यानी मथुरा प्रदेश में जो बोली जाने वाली भाषा होगी वो शौरसेनी होगी। ध्यान रखेंगे पृथ्वीधर ने यहां पर महाराष्ट्रीय प्राकृत की चर्चा नहीं की है, अवंतीजा प्राकृत की चर्चा है। अवंतीजा अर्थात अवंती प्रदेश में जो उत्पन्न भाषा है यानी अवंती प्रदेश में जो बोली जाने वाली भाषा है वो अवंतीजा प्राकृत है। तो ये केवल मैं पृथ्वीधर की दृष्टि से भी विश्लेषण कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें महाराष्ट्री जो है वो विशुद्ध रूप से छूटा हुआ है। और महाकवि कालिदास का जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम उसमें महाराष्ट्री जो है वो प्रधान प्राकृत है। अस्तु, तो मृच्छकटिकम में विविध प्रकार की प्राकृत भाषा का प्रयोग पाया जाना भी कहीं ना कहीं नाटककार की दक्षता विविध भाषाओं में होने की ओर संकेतित है। अर्थात शूद्रक कई प्रकार की भाषाओं को जानने वाला था और यही कारण है कि उन भाषाओं के आधार पर उन्होंने अपने काव्य में चरित्र का निर्माण किया है। मित्रों, इसके बाद जो सबसे एक विशाल एक विश्लेषण का विषय बनता है, हमने चर्चा की भाषा की, हमने चर्चा की शैली की, हमने यह भी कहा कि हम अभिनेयता को समझेंगे, अभिनेयता की समीक्षा लेंगे। उस अभिनेयता के संदर्भ में आप देखें कि जब नाटककार नाटक लिखता है तो मानो स्वयं वह एक अभिनेता बन जाता है। वो सोचता है अपने मन में कि हम ऐसे संवाद लिखेंगे तो मंच पे जो नट है, जो अभिनेता है, वो किस प्रकार इस संवाद को प्रस्तुत करेगा और तदनुसार उसकी भाषा किस प्रकार की होगी। आप देखेंगे कि जब विदूषक के लिए वे संवाद का निर्माण करते हैं तो वे लिखते हैं आश्चर्यम भोः और या ही ऐसे शब्द का प्रयोग होते हैं। अब देखिए यह प्रयोग चारुदत्त के लिए नहीं होगा, यह प्रयोग आपको उनके लिए नहीं होगा, दुष्यंत के लिए नहीं होगा या राम के लिए नहीं होगा, क्योंकि जैसी प्रकृति है उसी के अनुसार, जैसा चरित्र है उसी के अनुसार संवाद होगा और उसी संवाद के आधार पर हम उस भाषा की अभिनेयता का विश्लेषण करते हैं। तो मित्रों, ये मृच्छकटिकम की भाषा थी। मृच्छकटिकम की भाषा के बाद हम आगे जो मृच्छकटिकम में प्रयुक्त विविध प्रकार की प्राकृत भाषाएं हैं उनका पूरा का पूरा वर्गीकरण, पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि मैं समझता हूं कि खास करके जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा में अपीयर होने वाले छात्र होते हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी होता है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।